हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 9th साइंस के चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज क्वेश्चंस में फर्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोप्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पे आप देखो जो आइसोटोप्स होते हैं वो सारे को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि वो सारे सब्सटेंस जिनका कि एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो उसको आइसोटोप बोलते हैं। तो एटॉमिक नंबर सेम दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो चीज़ सेम है यहाँ पे, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। तो मास नंबर में क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स वो तो सिमिलर ही हैं, न्यूट्रॉन का जो नंबर है वो चेंज होता रहता है एंड इसी वजह से मास नंबर में जो है वो चेंज आता है। तो इसलिए आइसोटोप्स वो सारे सब्सटेंस हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन्स। सेकेंड है हु फर्स्ट इंक्लूडेड इलेक्ट्रॉन्स इन हिज एटॉमिक मॉडल। अब अपने एटॉमिक मॉडल में फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन्स को जो इंक्लूड किए थे वो हैं सर जे थॉम्सन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉम्सन। डाल्टन को आप एटॉमिक थ्योरी में देखेंगे, रदरफोर्ड का नेम भी आप एटॉमिक थ्योरी में देखेंगे, बोर का नेम भी आप एटॉमिक थ्योरी में ही देखेंगे एंड वैसे ही थॉम्सन का नेम भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को फर्स्ट टाइम इंक्लूड करने का जो क्रेडिट है वो जे थॉम्सन का है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 3919 के एटम। अब यहाँ पे ये जो के यानी कि पोटेशियम है, पोटेशियम एटम में आपको जो ऊपर नंबर लिखा हुआ दिख रहा है वो इसका मास नंबर है, जो नीचे दिख रहा है वो इसका एटॉमिक नंबर है। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इसके लिए सही है, मतलब कि इसमें क्या 39 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ ये जो 39 है वो इसका मास नंबर है और जो मास नंबर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स भी रहते हैं, और ये जो एटॉमिक नंबर है इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स या फिर सिर्फ प्रोटॉन्स रहते हैं। तो यहाँ पे अगर 39 इसका इलेक्ट्रॉन बोल रहा है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, 39 प्रोटॉन बोल रहा है तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन 19 प्रोटॉन्स येस, इसमें 19 प्रोटॉन्स जो है वो प्रेजेंट है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 प्रोटॉन्स। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। उसके लिए आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको ब्लैंक में फिल करना है। वैसे तो आपको दिख रहा है जो बोल्ड किया हुआ है वही आंसर है इसका। तो स्टेटमेंट के साथ में देख लेते हैं। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर, किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो कैसे होते हैं, तो सिमिलर होते हैं। किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की बात हो रही है, जैसे आप हाइड्रोजन को ले लो तो हाइड्रोजन के जितने भी वहाँ पे एटम्स होंगे सब एक जैसे ही होते हैं। ऑक्सीजन के सारे एटम्स जो है वो आपस में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन हाँ अगर हम लोग इन दोनों के एक एक एटम को कंपेयर करें तो ज़रूर डिफरेंस दिखेगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ डैश इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। अब एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम है दैट मीन्स ना तो वो पॉजिटिवली चार्ज है ना ही वो नेगेटिवली चार्ज है। अब ये जो प्रोटॉन्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ये क्या है, न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जब इक्वल हो जाएंगे तभी तो ये नेट चार्ज जो है वो यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो, और जो सब्सटेंस है वो हो जाएगा न्यूट्रल। तो आंसर हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पूछा है कार्बन एंड नाइट्रोजन आर डैश ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पे 6 और 7 है, ठीक है, ऊपर जो मास नंबर है वो सेम है दोनों का, एटॉमिक नंबर जो है वो यहाँ पे डिफरेंट है। तो जिनका मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आइसोबार। थर्ड क्वेश्चन है हाउ वॉज द एटम प्रपोज्ड बाई थॉम्सन डिफरेंट फ्रॉम द एटम प्रपोज्ड बाई डाल्टन। अब ये जो एटम्स है इनको किस तरीके से डिफाइन किया जाए, मतलब एटम क्या सारे सब्सटेंस होते हैं, उनको जो फर्स्ट टाइम उनका डिस्कवरी हुआ है तब उस बेसिस पे डिफरेंट साइंटिस्ट के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स थे कि किसको किस तरीके से मतलब डिफाइन किया जाए। तो सर जे थॉम्सन ने एक टाइप से डिफाइन किया और एक टाइप से सर डाल्टन ने। तो अब इसमें आपको देखना है कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो एटम प्रपोज्ड बाई थॉम्सन वॉज डिफरेंट फ्रॉम एटम प्रपोज्ड बाई डाल्टन एस। क्या डिफरेंस था, तो डाल्टन प्रपोज किए थे कि जो एटम्स है वो इनडिविजिबल और इनडिस्ट्रक्टिव होते हैं। इनडिविजिबल मतलब कि हम लोग जिसको फर्दर किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, और इनडिस्ट्रक्टिबल मतलब कि हम लोग उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लेकिन सर जे थॉम्सन जो है वो प्रपोज किए अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि ये जो एटम्स होते हैं इनके अंदर में भी और दूसरे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो मिल करके एटम बनाते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो एटम्स है वो डिविजिबल पार्टिकल हैं। तो ये डिफरेंस था दोनों के एटम के डेफिनेशन में। नेक्स्ट है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर आइसोबार्स, यूज दिस एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन आइसोबार्स।
अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है वो दोनों आइसोबार है, पहले से दे दिया है स्टेटमेंट। आपको बताना है कैसे आइसोबार है, मतलब इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको आइसोबार्स को एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे आप इसे जो एग्जाम्पल दिया है उसका स्टेटमेंट S2S लिखेंगे कि हाँ ये दोनों क्या है, आइसोबार्स हैं। अब क्यों आइसोबार्स है, तो हम लोग को दिख रहा है क्या, दोनों में मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो क्या लिखेंगे, हियर वी कैन सी दैट द मास नंबर ऑफ बोथ द एलिमेंट्स आर सेम बट एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट। और क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि आइसोबार्स हैं और हमको डिफरेंस ये दिख रहा है, दैट सिंपली मीन्स कि दिस एग्जाम्पल एक्सप्लेन्स दैट isobars are the substances having same mass number but different atomic numbers. Question number 5. Bromine 79 and bromine 81 are found in nature in ratio 50.69 and 49.31. What is the average atomic weight of bromine? ब्रोमीन का आपको एवरेज एटॉमिक वेट निकालना है। एवरेज निकालने के लिए पहले एटॉमिक वेट निकालोगे। तो ब्रोमीन 79 का एटॉमिक वेट यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम लोग, तो वो जितने परसेंटेज में भी अवेलेबल है नेचर में उतने से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिलहाल 79 जो था, ब्रोमीन 79 वो 50.69% है और ब्रोमीन 81 वो 49.31% है। ओवरऑल कोई भी चीज़ अगर है तो पूरा मिला करके वो 100% ही रहता है। तो यहाँ पे इसको सम करेंगे तो 100% ही आएगा। तो एटॉमिक वेट अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, ब्रोमीन 79 का एटॉमिक वेट अगर निकालना है तो 79 इंटू 50.69 तो वो यहाँ पे लिखे। उसके बाद 81 के लिए निकालेंगे तो 81 इंटू 49.31 तो उसको लिखे। अब आपको निकालना है एवरेज, तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि दोनों को आपको सम करना पड़ेगा। तो वो जो दोनों मल्टीप्लाई करोगे उसको फिर हम लोग ऐड करेंगे और फिर क्या करेंगे, जो ओवरऑल परसेंटेज है उससे डिवाइड। तो ओवरऑल ये 100% है तो 100 से डिवाइड करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए ये वैल्यू आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए ये वैल्यू आया, दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। और जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो 79.98 जो है वो इसका एवरेज एटॉमिक वेट यहाँ पे डिटरमाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन दोनों में आपको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। अभी आपको क्वेश्चन में दिख रहा है जो भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने बोल रहा है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले होता क्या है, तो कोई भी जो एलिमेंट होगा ना उसका जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम लोग उसका वैलेंस शेल बोलते हैं। और उस आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो पहले आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिफाइन कर दो कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग को फाइंड करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दोनों में। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या, ऑक्सीजन जो कि यहाँ पे दिया है। अब इस वाले जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें आपको बता दी मैं तब से कि ये मास नंबर है ऊपर वाला, नीचे वाला एटॉमिक नंबर है। हमको निकालना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर से मतलब है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे 8 है। उसके अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो हो जाएगा 2 6 और इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 है तो 6 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैसे नाइट्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 7 दिया है तो आप 7 लिखोगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगा 2 5, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 5। अब इनका ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखा जाता है ये सारा कुछ तो सर आपको एक्सप्लेन किए थे लेसन पढ़ाते वक्त, तो आई होप आपको वो याद होगा। अगर नहीं याद है ना तो एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आप डिस्क्राइब बोर्स एटॉमिक मॉडल। जो नील बोर थे ना साइंटिस्ट, वो अपने कुछ एसोसिएट्स के साथ मिल करके एटॉमिक मॉडल जो है वो बना रहे थे कि मतलब वो कैसा होता है उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। तो उनके इतने सारे एसोसिएट्स में एक एसोसिएट थे ब्यूरी। तो जो इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा, इन दोनों का जो रोल रहा इसमें, उसके अकॉर्डिंग ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है इसको बोर ब्यूरी मॉडल भी बोलते हैं। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल के क्या सारे पॉइंट्स थे, इनके अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं किसी भी शेल में उसको 2n² इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं, जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ शेल है। जैसे अगर k शेल है तो k शेल में n का वैल्यू 1 होता है। अगर l शेल है तो l शेल के लिए n का वैल्यू होता है 2, m के लिए 3 और n के लिए 4, ऐसे करके वो इंक्रीज होते जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि हम लोग k शेल में पुट कर सकते हैं वो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 2। वैसे ही अगर हम लोग को m शेल का या फिर l शेल का देखना है तो k के बाद l है, l का देखेंगे तो कितना हो गया, ये 1 की जगह 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। अब ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4 इंटू 2 करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। m में देखना है तो m में n का वैल्यू हो जाता है 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर करोगे आप, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, तो 2 इंटू 3 आ जाएगा आपका 2 इंटू 9 आ जाएगा 18। और हम लोग जब लेसन पढ़े थे तो उसमें आप पढ़े ना कि
कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स हम लोग डालते हैं इसमें 2, 8, 18, उसके बाद फिर नेक्स्ट जाएंगे तो फिर इंक्रीज होगा इस टाइप से। तो वही सेम वो स्कीम जो है वो यहाँ से आया, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसमें कितना आएगा वो इस फॉर्मूला से डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट दिया है कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग सेम इसी चीज़ को देखे थे, तो वही स्टेटमेंट जो है वो इनके एटॉमिक मॉडल से ही आया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8। सबसे बाहर वाले शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम लोग डाल सकते हैं वो 8 होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको ऑक्टेट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है के शेल का। जब के शेल में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं तो इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं जिसको कि ड्यूप्लेट बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी देखे थे ना कैसे लिख रहे थे 2, 8, 18, 32। तो ये जो सबसे इनर वाला शेल है यही के शेल है और इसमें मैक्सिमम 2 ही रहते हैं, ये चीज़ है। नेक्स्ट दिया है जो भी इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल कर रहे हैं ना शेल में, तो जब तक इनर शेल्स फिल नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग उसके बाहर वाले शेल को फिल नहीं करते हैं। यानी कि जो भी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्टेप वाइज मैनर में होता है। जैसे आपके पास में इतना सारा ऑर्बिटल है, तो जब तक ये अंदर वाला फिल नहीं हो जाएगा तब तक इसके बाहर वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे, और जब तक ये नहीं फिल हो जाएगा तब तक उसके बाहर वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं डालेंगे। ये इनका रूल है। नेक्स्ट दिया है कि इवन इफ द कैपेसिटी ऑफ पेनल्टीमेट शेल इज मोर देन 8, a ninth electron is placed in it only after 2 electrons have entered the last shell. For example, the atomic number of calcium is 20 but its electronic configuration is 2882 and not 2891. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, भले ही पेनल्टीमेट शेल का कैपेसिटी जो है वो 8 से ज़्यादा हो। पेनल्टीमेट शेल मतलब क्या, जो लास्ट वाला शेल है उसका कैपेसिटी जो है वो 8 से ज़्यादा हो, लेकिन हम लोग तब तक उसमें 8 के आगे इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, मतलब 9th इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे जब तक कि सबसे बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिल ना कर दें। एग्जाम्पल से देखो, इसका एटॉमिक नंबर 20 है। 20 है तो हम लोग क्या देखें, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद वाले में 18 रख सकते हैं। तो ये 2 और 8 ही तो हुआ था, तो इसके बाद हम लोग 10 रख देते, हो जाता कंप्लीट। लेकिन नहीं लिखते हैं, 2882 लिखते हैं, या फिर 2891 भी नहीं लिखते हैं, 2882 ही लिखते हैं। अब ऐसा क्यों है, तो वही ये रूल बोल रहा है कि यहाँ 10 डालने से पहले क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ 2, 8 यहाँ तक तो डाले, इसके बाद वाले में भी भले ही हम लोग 8 से ज़्यादा डाल सकते हैं लेकिन 8 ही डालेंगे। और क्या करेंगे, पहले उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे, उसके बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन बच जाता है तब वो हम लोग इसमें डालते हैं। इसीलिए यहाँ पे अगर जैसे मान लो कि आप 20 की जगह 21 रहता ना, तब क्या करते, पहले 2 डाल देते, फिर 8 डाल देते, फिर 8 डाल देते, फिर 2 डाल देते। अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया है तो वो यहाँ डालते, तो ये 9 हो जाता। इस तरीके से लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड 18 आर ऑल्सो नोन टू एग्जिस्ट इन नेचर। आर दीज एटम्स आइसोटोप्स और आइसोबार्स, एक्सप्लेन। यानी कि ऑक्सीजन 16 के अलावा ऑक्सीजन 17 और 18 भी नेचर में एग्जिस्ट करता है, तो क्या वो आइसोटोप है या आइसोबार है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये जो एटम्स हैं वो आइसोटोप्स हैं, क्योंकि इनका जो मास नंबर है ना ऑक्सीजन का, वो हम लोग को दिख रहा है क्या कि कंटिन्यूसली चेंज होते जा रहा है इन एटम्स में, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम रह रहा है। तो इसीलिए ये सारे सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, आइसोटोप्स। क्योंकि आइसोटोप्स वो सारे सब्सटेंस होते हैं जिनका कि एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट। तो ये चीज़ आपको तो अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि इस पूरे लेसन में आपको आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार दिख रहे हैं, तो आपको उन स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक्सप्लेन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस। आपको पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बताना है और उसके बाद उसके लिमिटेशंस भी लिखने हैं। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। जितने भी मैटर हैं जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं वो सब एटम्स से ही मिलके बने हुए हैं। ये जो एटम्स हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, और इंडिविजिबल मतलब क्या है, जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते और फर्दर, ठीक है। इनफाइनाइटली स्मॉल साइज़ के होते हैं, और ये ना तो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो एटम्स हैं वो अगर किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के हैं, आप एग्जाम्पल में ले लो हाइड्रोजन, तो उस हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टी। सेम वैसे ही अगर मान लो आप लिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के सारे एटम्स जो होंगे उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आइडेंटिकल होंगे। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी कि अब अगर मैं ऑक्सीजन का एक एलिमेंट और हाइड्रोजन का एक एलिमेंट एटम जो है आपस में कंपेयर करूँ, तब उन दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। तो सेम एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो सेम होते हैं, लेकिन अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे तो वो डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट दिया है, जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, जो कि एक स्मॉल होल नंबर होता है ताकि वो कंपाउंड बना पाएँ।
जैसे कि हम लोग को वाटर बनाना है तो वाटर एक कंपाउंड है किस किस चीज़ का, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं H2O। यहाँ पे अगर वाटर बनाना है तो आपको यही फिक्स रेशियो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कि मैं 2 ऑक्सीजन यूज़ कर लूँ और 1 हाइड्रोजन, नहीं बनेगा वाटर। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिखते हैं, इसको अगर मैं C2O लिख दूँगी तो नहीं बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक फिक्स रेशियो है और वो एक कंप्लीट होल नंबर होता है, स्मॉल होल नंबर, उसी में ही सारे सब्सटेंस जो हैं वो कंबाइन होते हैं। नेक्स्ट बोलता है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड रहेगा तो उसमें जितने भी टाइप के एटम है और जितने नंबर में है वो सारा कुछ क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ये सारे पॉइंट्स थे आपके जॉन डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी के। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और दिया है ना, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस, तो मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गई लिमिटेशंस, तो आपको अभी वो डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे। ये सारे लिमिटेशंस है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, आप उसको यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको ये सिंपल वर्ड्स में मैं लिख दी हूँ तो समझ में आ रहा होगा। तो भी अगर डाउट आएगा ना कि हाँ क्या है, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लेना, तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगी आपको लिमिटेशंस को भी। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पे, व्हाट वाज द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय रदरफोर्ड, व्हाट कंक्लूजन डिड ही ड्रॉ फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो जो रदरफोर्ड है वो क्या किए थे, एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए थे अल्फा पार्टिकल्स का, और उस एक्सपेरिमेंट से कुछ कंक्लूजन्स आए थे जिस कंक्लूजन से वो एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन किए थे। तो वो सारे क्या कंक्लूजन्स थे और उनके एक्सपेरिमेंट से मतलब क्या कंक्लूजन निकला था, वो सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। तो अर्नस्ट रदरफोर्ड जो थे वो क्या किए थे, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें वो क्या किए, थिन गोल्ड फॉइल को बॉम्बार्ड किए थे हाई एनर्जी लेवल अल्फा पार्टिकल्स से। ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना स्टूडेंट, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब जब वो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए तो उससे कुछ उनके कंक्लूजन्स निकले थे। तो क्या क्या उनका कंक्लूजन आया था वो यहाँ पे मैं पॉइंट्स में दी हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कि बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट पास हो गए थे गोल्ड फॉइल से बिना कोई डिफ्लेक्शन के। अब ये जो इनका ऑब्जर्वेशन आया कि डिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, उससे सिंपल क्या पता चलता है कि जो एटम था उसके अंदर बहुत सारा एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट था। नेक्स्ट इनका यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आया कि कुछ ही ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो कि डिफ्लेक्ट हुए थे। तो जो डिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, अब क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, अगर डिफ्लेक्ट होकर के मतलब स्ट्रेट पास हो गए तो ठीक है, लेकिन अगर वो जाके डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं तो उसका क्या मतलब आ रहा है कि ऑब्वियसली वो किसी दूसरे पॉजिटिव पार्टिकल से यहाँ पे टकराए, तभी तो वो डिफ्लेक्ट हुए, क्योंकि अपोजिट चार्ज सेम चार्ज था तो आपस में रिपेल किया। तो इनका कहना था कि स्मॉल फ्रैक्शन जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ, दैट सिंपली मीन्स कि एटम्स में बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसनट्रेटेड रहता है किसी जगह पे। अब उसके बाद अगर वो 20,000 पार्टिकल्स को अगर वो वहाँ पे बॉम्बार्ड किए हैं ना, तो उसमें से कोई इकलौता पार्टिकल ऐसा रहेगा जो कि डिफ्लेक्ट हो जाएगा बाई 180 डिग्री, यानी कि जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी में वो रिटर्न भी आ जा रहा है। तो अगर इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिल रहा है और वो भी कितना दिख रहा है, तो 20,000 पार्टिकल्स में से एक, ठीक है, बहुत कम। तो इससे उनको क्या पता चला, अगर इतने लार्ज एंगल में डिफ्लेक्शन हो रहा है दैट सिंपली मीन्स कि एक कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर है जिसको कि न्यूक्लियस अब बोला जाता है। ये न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट था जो कि एकदम पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो कि अल्फा पार्टिकल्स जाके जब उससे टकरा रहे हैं तो वो कम्प्लीटली बाउंस बैक हो जा रहे हैं। ये सारे इनके एक्सपेरिमेंट्स के कंक्लूजन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द रूल्स प्रपोज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द बोर-ब्यूरी स्कीम, यूज दिस रूल टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ गिवन एटम्स, ऑल्सो गिव द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन ईच एटम। अब यहाँ पे बोल रहा है कि बोर-ब्यूरी स्कीम जो था उसमें इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या सारे रूल्स लिखे हुए थे, उन रूल्स का यूज़ करके आपको इन सारे एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है और फिर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो बोर-ब्यूरी स्कीम तो अभी जस्ट हम लोग देखे थे, वहाँ से सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन वाले पॉइंट्स को यहाँ पे आप नोट करोगे फिर से। तो उनके रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या क्या चीज़ वो बोले कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो कि किसी भी शेल में प्रेजेंट होंगे वो डिटरमाइन होता है इस फॉर्मूला से, डिसाइड होता है 2n² इस फॉर्मूला से, जहाँ पे n जो है वो शेल नंबर है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल पे पहले पूरे फिल किए जाते हैं एंड उसके बाद हायर एनर्जी शेल्स में। उसके बाद थर्ड पॉइंट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो कि एकोमोडेट हो सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में वो 8 होता है एक्सेप्ट k। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट दिया है आपका इतना सारा एटम जो था, तो इन सारे एटम्स में से अभी फ़िलहाल हम लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो फ्लोरीन के लिए जो नीचे दिया एटॉमिक नंबर है उसका, उसी एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा। तो अगर एटॉमिक नंबर 9 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 27,
फिर यहाँ पे मैग्नीशियम था, उसमें 12 है, तो 12 है तो 282। यहाँ 14 है तो 284। उसके बाद 15 है तो 285, और फिर 17 था तो 287। ये सारा हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब आपको निकालना नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालना है, दैट सिंपली मीन्स कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को आपको सब्सट्रैक्ट करना है। तो 19 माइनस 9 करोगे 10 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखोगे तो 24 माइनस 12 करोगे फिर 12 आएगा। 28 माइनस 14 करोगे तो 14। 31 माइनस 15 16, और 35 माइनस 17 तो 18। तो ये कैलकुलेट हो गया आपका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका इस लेसन का सारा क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया और आपका नोट्स जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा ना, तो आप फ्रीली कमेंट में एकदम आराम से पूछ सकते हैं, बिल्कुल भी हेजिटेट करने का ज़रूरत नहीं है उसके लिए। और अगर आपको इस लेसन का वीडियो भी देखना है एक्सप्लेनेशन वाला, नहीं देखे हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप अगर हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको 9th साइंस का और कोई भी वीडियो जो है, कोई लेसन का जो नहीं मिल रहा है, या फिर अगर कोई एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो छूट गया है जैसे एक्सरसाइज सॉल्यूशन का, तो आप उसको कमेंट करना, उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।